बिजनौर में फिर चुनाव करा के आप लड़ा दो प्रधानमंत्री को। अगर प्रधानमंत्री जी को हरा के नहीं भेजा तो मेरा नाम कैसे जाएगा? या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की इच्छा हो तो उनका भी स्वागत है, वो भी आ जाए बिजनौर में। मैं तो आपके यहां लड़ने चला गया था, क्षेत्र आपका था, मुख्यमंत्री सब कुछ था, आपकी ताकत थी, आपका एडमिनिस्ट्रेशन था। आप आओ मेरे यहाँ चैलेंज करके, अगर आपका बराबर का स्वागत नहीं किया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद लिखाओ। ये तो हमारी लापरवाही की वजह से जिनका कम वोट है वो पावर में बैठे हुए हैं और हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ईवीएम के द्वारा चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव होना चाहिए। ऐसी देश की जनता की मांग है, और जो जनता की मांग है उसकी वो मांग आजाद समाज पार्टी की भी मांग है, हम सब लोगों की मांग है। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन होगा तब जब आप गांव में जाकर इसकी चर्चा कराओगे और सरकार के पास इस चर्चा का, आक्रोश का, विरोध का की खबर जाएगी एलआईओ के द्वारा। जैसे आज की खबर जाएगी कि चंद्रशेखर आजाद ने पानी पी पी के सरकार को गिराने का काम किया, तो जब ये बात वहां जाएगी कि गांव में आक्रोश पैदा हो रहा है, तब जाके जो है सरकार इस पर फैसला लेने के बारे में सोचेगी। वरना आप जानते हो सरकार इतनी धूर्त है कि 13 महीने किसान आंदोलन करते रहे, 13 महीने, लेकिन 13 महीने में एक बार भी सरकार ने सुध नहीं लिया और एक झूठा आश्वासन देकर उनका आंदोलन खत्म करा दिया। और जब आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद आज तक वो किसान बेचारे आंदोलन के लिए परेशान घूम रहे, उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। प्यारे साथियों, एक और जो है जो महत्वपूर्ण विषय है वो है अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समाज पे जो बढ़ते हुए अत्याचार हैं, उन पे भी एक गंभीर मंथन होना चाहिए। और जब हमारे नेता ग्रामीण क्षेत्रों में जाके अपनी बात रखेंगे तो वो अंतिम व्यक्ति को भी ये समझाने का प्रयास करें कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है और उस व्यवस्था के सही रूप से काम न करने के कारण क्या क्या हो रहा है। पहली बात, जब जातिगत जनगणना होगी तो ये पता रहेगा किसकी कितनी संख्या है। जब ये पता लग जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है और किस समाज पे क्या क्या साधन है, किसको नौकरी कितनी मिली है, किसको रोजगार कितना मिला है, किसको जमीन कितनी मिली है, किसको लोन कितना मिला है, किसकी आर्थिक स्थिति क्या है, किसकी जो है किसका कर्ज माफ हुआ है, किसके ऊपर कर्ज है, किनको कितने बच्चे कितना समाज कितना पढ़ा लिखा है। जब ये जानकारी आएगी तो आपको आकलन चिंतन करने का मौका मिलेगा कि आप इस देश में, आप अपने प्रदेश में, आप अपने जिले में किस स्थिति में है। जब ये जानकारी आपके सामने सार्वजनिक होगी, मैं साधारण भाषा में आपको समझाता हूं। एक गांव में, मैं बहुत बड़ा उदाहरण नहीं देता, समझने के लिए गांव का उदाहरण देता हूं। एक गांव में 100 घर हैं और 80 घर ऐसे हैं जिनके घरों में खाने के लिए रोटी भी नहीं है, जिनके घर का परिवार का 1-2 आदमी सुबह मजदूरी के लिए चौक पे बिकने के लिए जाता है, वहां कोई खरीदार आके उसको खरीदता है, पूरे दिन उससे मेहनत कराता है और चंद पैसे देके उसको वापस बेचता है, तब जाके उसके घर का चूल्हा जलता है, तब वो अपने बच्चों यानी कि आने वाली नस्लों को पढ़ाने के लिए फीस का इंतजाम करता है, तब वो अपने बच्चों के लिए कपड़े का इंतजाम करता है, तब वो अपने घर के लिए बिजली का बिल देने का और तमाम तरह के जो उसके ऊपर आज देनदारी है उसका इंतजाम करता है। तो 20% घर तो खुशहाल है और 80% घरों का बुरा हाल है। इस आधार पर गांव को खुशहाल नहीं माना जा सकता है, लेकिन 20% जो खुशहाल लोग हैं वो कहते रहते हैं हमारे गांव में तो सब कुछ अच्छा है, क्योंकि उनके घरों में सब कुछ अच्छा है तो उनको लगता है सब कुछ अच्छा है। ऐसा नहीं है। यहाँ बैठे हैं, अपने जीवन को उदाहरण लेके देखिए कि कितनी बार आपने गरीबी, बेबसी और लाचारी का सामना किया होगा। जब आप सहारनपुर आए होंगे अपने गांव से चल के और आपको भूख लगी होगी तो जेब में पैसे कमी होने के कारण आपने कभी कभी अपने भूख को शांत किया होगा, पेट पे हाथ फेर के कि मैं घर जाके कुछ खा लूंगा, यहाँ तो पीने के लिए पानी मिल जाए तो मेरा काम चल जाए। आप शामली आए होंगे, जब अपने शहर में, जब आप मुजफ्फरनगर आए होंगे तो याद करो कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको कुछ खरीदना होगा और आपने अपनी जेब में हाथ डाला होगा तो आपको पता होगा कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है। मैं तो गरीब परिवार में पैदा हूं, मैं जानता हूं कि पूरी सर्दियां हम लोग एक जैकेट में निकाल देते हैं, पूरी सर्दियां हम लोग कई साल हम लोग जूते में निकाल देते हैं। और ये देश में ऐसी भी स्थिति है कि वो दिन के हिसाब से
कपड़े पहनते हैं, कपड़ों के हिसाब से उसी रंग के जूते पहनते हैं, उसी रंग के जो है जैकेट पहनते हैं, उसी रंग के और तमाम तरह की चीजें पहनते हैं। यहाँ इस तरह की स्थिति भी है। इस गैर बराबरी का कारण क्या है? आप ये सोचो, जब तक आपकी संख्या का निर्धारण नहीं होगा तो सरकार जो बजट बनाती है उसमें आपकी हिस्सेदारी कैसे तय होगी? सोचिए, आपकी संख्या 10 है और सरकार कह रही है कि गणना नहीं हुई है, और गणना न होने कारण पिछली जो जानकारी है उसमें आपकी संख्या 8 है, तो 8 लोगों के हिसाब से पैसे का बंटवारा होगा, तो 2 लोग तो पहले दिन से ही वो इस लाइन से बाहर हो गए जहां पैसे का बंटवारा होता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी देश में जातिगत जनगणना आज भी देश, सुनिए, गौर से सुनिए, आज भी मान्यवर, आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास बन रहे। मैं लोकसभा का सांसद हूं, मेरी लोकसभा में आवास का आवंटन होता है। उन्होंने पैमाना दिया, सरकार ने 2 विषय है इस पे। पहला ये कि इस बात की गवाही है प्रधानमंत्री आवास योजना कि आजादी के 75 साल बाद भी इस देश में रहने वाले लोगों को पक्के मकान अभी तक नसीब नहीं है। ये सरकारों का आपके प्रति सोच है, आपके प्रति रुख है। और दूसरा, अब उन्होंने, मैंने अभी पार्लियामेंट में आवाज उठाई थी, उन्होंने उसमें ऑर्डर क्या लगाया है, मानक क्या बनाया है? अगर दीवार पक्की है तो आप उस दायरे में नहीं आते। अब दीवार कैसे पक्की? बरसात आती है, हम तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जानते हैं, बरसात में कच्चा मकान न गिर जाए तो कोशिश करते हैं उसकी दीवारें पक्की रहे, उसमें पानी ना भरे। अब वो दीवारें अगर आपकी पक्की हो गई तो आपको उस मकान का लाभ नहीं मिलेगा। आपने, अगर आपका बच्चा कहीं जॉब करता है, छोटा मोटा काम करता है, या कहीं आने जाने के लिए आपने टूटी हुई पुरानी मोटरसाइकिल ले ली है, तो भी आप उसके दायरे से बाहर हो जाते हो। इतने तरह के रोक लगाए हैं कि सही मायने में जो बहुत बुरे हाल में है उसको भी उसका लाभ नहीं मिलता है। मैंने तो कई जगह कहा कि इन दीवारों को गिरा दो जब तक आपका मकान संसन न हो जाए, क्योंकि सरकार आपकी गरीबी से वाकिफ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक नहीं पता लगेगा कि किसका हिस्सा है और कौन खा रहा है, किसका हिस्सा है और कौन उस पे काबिल है। और जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आपका हिस्सा कोई और खा रहा है, तब तक आप अपने घर से हिलके संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं होंगे। संघर्ष आप तब करोगे जब आपको एहसास हो जाएगा कि पैसा मेरी जेब का है और जेब में उसकी है, मुझे उस पैसे को अपने घर तक पहुंचाना है, जिससे मेरे परिवार के लोग भी सम्मान का जीवन प्राप्त कर सके, उनको भी 2 टाइम अच्छा भोजन मिल सके, मेरा बच्चा भी पढ़ सके, मेरा बच्चा भी नौकरी रोजगार कर सके, मेरे परिवार में भी सुख सुविधा आए। अभी मैंने हवाई जहाज पे सवाल खड़ा किया, उन्होंने कहा कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफर करे। आप बताओ, आपके गांव से कितने हवाई चप्पल वालों ने हवाई जहाज में सफर किया गया? आप छोड़िए हवाई चप्पल वाला, जूतों वाला भी हवाई जहाज का सफर नहीं कर सकता। आज ये 2 हालात बन गए। तो सरकार की कथनी करने में फर्क है। इसलिए नारा तो दिया था मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने का, लेकिन सरकार चाहते हुए भी जातिगत जनगणना नहीं करा रही है। और पता है, जब जातिगत जनगणना पर सवाल खड़ा होता है तो ये आपके धर्म की बात को लेकर आ जाते हैं, ये धर्म के आधार पर चर्चा करवाने लग जाते हैं, देश में हिंदू मुसलमान की बात करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हिंदू मुसलमान की बात होगी तो बुनियादी विषय से आपका ध्यान हट जाएगा, आपका ध्यान हिंदू मुसलमान पर चला जाएगा। ये सोची समझी साजिश है। जिस दिन ये साजिश खत्म हो गई, आप ये समझ लेना, उस दिन जनता के हितों की बात होगी। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि जब आप मीटिंगों में जाएं तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसकी चर्चा भी आम लोगों के साथ करें। और जब आप गांव तक पहुंचे तो उनको बताएं कि इस देश के बजट में, क्योंकि हर आदमी टैक्स देता है, आपका भी बराबर का हिस्सा है, तो आपको भी आपके अधिकार मिलने चाहिए। जब तक आप जगाओगे नहीं, जैसा मैंने कहा था कि जो जागेगा उसी को मिलेगा, जब तक आप लोगों को जगाओगे नहीं तब तक ये झगड़े और नफरत की और ये हिंसा की भावना जो भरी जा रही है बदलेगी नहीं। तो मैं आगे बढ़ता हूं। आरक्षण एवं संवैधानिक विश्लेषण और आरक्षण का क्या हाल है। हमारे मोहन साहब यहाँ खड़े गुर्जर समाज से। आरक्षण एक हथियार था हमारे लिए। कैसा हथियार? एक छलांग लगाने का, मुख्य धारा में आने का। जज साहब और पढ़े लिखे लोग, ब्रजपाल जी इस बात को समझते हैं और जानते हैं, मैं भी इस बात को समझता और जानता हूं। अगर मेरे पिता प्राइमरी स्कूल के टीचर नहीं होते और उनको तनख्वाह नहीं मिलती तो शायद मेरे पढ़ाई के साथ कई तरह के समझौते होते।
मेरी देखरेख के साथ कई तरह के समझौते होते हैं। पढ़ो, बाबा साहब ने कहा, पढ़ लिख के अपनी हिस्सेदारी के साथ आगे बढ़ो। आरक्षण का हथियार मिला, हमारे लोग नौकरी लगे, उनकी जेब में पैसा आया। जब उनकी जेब में पैसा आया तो उन्होंने सोचा कि मैं तो या मेरे पूर्वज जिस पे हालात में रहे, मैं अपने बच्चे को उस हालात में नहीं रखूंगा। उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, उसके खाने पीने का ध्यान रखा। आपको पता है देश में कुपोषण के क्या हाल थे? उस कुपोषण से भी लड़ना पड़ता था। गरीबान में वो समय चला गया कि आप आलोचना कर सकते थे। आप तो आप सरकार की आलोचना भी नहीं कर सकते हैं। सरकार की आलोचना करने पे मुकदमे हो जाते हैं। एक वो हमारा वो कुणाल कामरा नाम का एक आदमी है, कॉमेडियन, उसने सरकार की आलोचना कर दी तो उसे पकड़ने के लिए वहां चले गए तमिलनाडु। वो समय चला गया कि सरकारें आलोचना सुनती थी और ये कहा गया है कि निंदक नहीं लेना चाहिए, आलोचना करने वालों का सम्मान होना चाहिए। वो आपको गलत रास्ते से रोकते हैं, आपको आलोचना करने वालों को कुचलने का काम सरकार करती है। आज तक आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, जिस नेता ने सरकार की आलोचना करी उसको जो है तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। किसी के घर पे ईडी का छापा पड़ गया, किसी के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ गया, किसी को जो है झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया गया और कितने लोग जो हैं वो दुनिया से भी चले गए। ये भी हमारे सामने आज जो है अलग तरह की राजनीति और अलग तरह का जो है व्यवस्था चल रही है। और मैं नहीं मानता कि ये सरकार संविधान को मानती है। मैं मानता हूं ये सरकार मनुस्मृति को मानने वाली सरकार है। इस सरकार का जल्दी सत्ता से बेदखल होना बहुत जरूरी है। प्यारे साथियों, ईवीएम के द्वारा चुनाव करा के लोकतंत्र की हत्या की जा रही। मैं मानता हूं कि ईवीएम एक बहुत बड़ा कारण है। ईवीएम को नैनदार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब हम लोकसभा का चुनाव लड़े, हालांकि मैं ईवीएम द्वारा जीता हूं, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि 1.5 महीना हमारे लोगों ने ईवीएम की रखवाली की। कैमरे लगा लगा के हमने ईवीएम की रखवाली की है। हमारे 50-50 आदमी उस वेयर हाउस के आसपास रहते थे। 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता था कि हमारे कैमरे से चीजें ओझल हो जाए। हमने रखवाली क्यों की? क्योंकि हम जानते हैं अगर सरकार को मौका मिल जाता तो उनके लोग ईवीएम को टेम्परिंग करके उस वोट के परिणाम को बदल देते। ये सब हमारे सामने हो रहा है, ये सब हमारे सामने हो रहा है। और ईवीएम से भी ज्यादा घातक है आपकी लापरवाही, आपकी जो है गैर जिम्मेदारी, कि आप ये नहीं याद रखते कि सरकार के लोग जितने वोट से हार जीत होती है, इससे ज्यादा वोट तो जो है आपके विधानसभाओं के बीएलओ को कह के अपने अधिकारियों का कटवा देते। आज पूरे देश में चर्चा है कि हजारों वोट कट जाते हैं और हजारों नए वोट बन जाते हैं। जिन आवासीय कॉलोनी में बहुजन समाज के लोग नहीं पहुंच सकते, उन आवासीय कॉलोनी का 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है, उनके अलायंस को जाता है, क्योंकि वहां फर्जी वोटों का जो है बहुत बड़ा जाल जो है ये सरकार के द्वारा अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव बना के कराया जाता है। हमें जागरूक होना पड़ेगा, एक एक वोट की रखवाली करनी पड़ेगी, एक एक व्यक्ति की वोट का ध्यान रखना पड़ेगा। आप में कितने लोग यहाँ से होंगे जो कुर्ता पहन के राजनीति करते होंगे, लेकिन जब आप वोट डालने जाते होंगे तो पता लगता होगा साहब आपकी तो वोट ही कट गई है। बस जिनकी लोकसभा में वोट थी उनकी जिला पंचायत में कट गई, जिनकी जिला पंचायत में वोट थी उनकी विधानसभा में कट गई। और कई बार तो आपने देखा होगा, इसको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जो प्रधान एक दूसरे के सामने लड़ते हैं, एक प्रधान सेटिंग करके दूसरे प्रधान की वोट ही कटवा देता है। होता है नहीं होता है? तो जब एक प्रधान जितना आदमी सबसे छोटी इकाई का नेता काम कर सकता है, तो जिनकी सरकार और जिनका प्रधानमंत्री बैठा हो तो वो कितने लोगों की वोट कटवा सकते हैं, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। और जिस तरह से डंडा बजा बजा के अब चुनाव करवाए जा रहे हैं, आपने नहीं देखा मीरापुर का चुनाव हमारे प्रत्याशी बैठे हैं। मैंने पहली बार देखा कि गलियों में खाट अड़ा के जो है चुनाव कराया जा रहा था, गलियों में बलिया लगा के रास्ता रोक के चुनाव कराया जा रहा था। और मैंने वहां भी देखा कुदरती में कि बंदूक की नोक पर चुनाव कराया था। पुलिस के कर्मचारी, मैं पुलिस का बड़ा सम्मान करता हूं, आप जानते हैं कि मैं इनके लिए सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में आवाज उठाता हूं। अभी भी मैंने गृह मंत्री जी को पत्र लिखा कि पुलिस में अब समय आ गया है कि पुलिस के कर्मचारियों को उनकी परेशानियों को हल करना चाहिए, रिफॉर्म का समय आ गया। मैंने अभी गृह मंत्री जी को लेटर लिखा और मैंने जिस कमेटी में हूं, होम कमेटी में, उसमें भी आवाज उठाई, क्योंकि ये भी इंसान है। हम इनका गर्जन समझेंगे तो कौन समझेगा?
जब सब लोगों को 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी मिलती है तो ये 24 घंटे ड्यूटी में क्यों? इनके साथ ये अन्याय क्यों? इनको छुट्टी के लिए सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, लोगों को इनको क्यों नहीं मिलती? इनका नेता को बाहर नहीं आने का ट्रांसफर कर दिया, इनके बच्चे परेशान हो जाते हैं, बच्चा कहाँ, परिवार कहाँ रहे, जब उनकी पढ़ाई चल रही है ये कहाँ रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। इस बार कई बार मैंने देखा कुछ पुलिसकर्मी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मगर कई बार दुख होता है जब पुलिस के कर्मचारी सरकार के आगे इतने नतमस्तक हो जाते हैं कि वो लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करते हैं। वो भी संविधान की हत्या है। आपने देखा होगा कुंदरकी में किस तरह से फर्जी वोट पड़ी और कुंदरकी में किस तरह से मुस्लिम भाइयों को वोट नहीं डालने दिया गया। मैंने तो रामपुर में देखा था, आजम भाई ने मुझे बुलाया था कि भाई ये चुनाव आपको मदद करने में गया, और मैंने देखा किस तरह जो भी नेता मीटिंग करवा देता था उस पार्टी, उस समय जो पार्टी जो चुनाव लड़ी थी उसके प्रत्याशी की, उसी के घर शाम को पुलिस पहुंच जाती थी, कहती थी तेरे गेट निकाल ले जाएंगे अगर आज के बाद वहां दिख गया उस पार्टी की मीटिंग में। आप ये समझो ये लोकतंत्र है क्या? इस वाले बिल पर मैं बोल रहा था अमेंडमेंट पे, तो मैंने कहा कि साहब आप इनकी रक्षा की बात करें मुस्लिम समाज की, कि हम इनके हितैषी हैं। तो आप ये बताओ आपकी सरकार में और आपके विचार के लोग इनकी मॉब लिंचिंग क्यों करते हैं? धार्मिक नारा लगाओ वरना पिटाई खाओ। ट्रेन में, बस में और तमाम तरह की जगह ये सब कुछ हमको देखने को मिलता है, जबकि ये लोकतांत्रिक देश है, यहां धर्मनिरपेक्षता है, सभी धर्मों का सम्मान है। फिर ईसाइयों के साथ इस तरह का जुल्म क्यों? फिर बौद्धिस्टों के साथ इस तरह का जुल्म क्यों? फिर सिखों के साथ इस तरह का जुल्म क्यों? और अल्पसंख्यक समुदाय में जो सबसे बड़ा समुदाय है मुस्लिम समाज, उनके साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों? जैन समाज के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों? हमारे जैन समाज के लोग मुझे यहाँ से लेटर भेजते हैं सहारनपुर से कि भाई हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी बात को उठाया। मैं उनसे कहता हूँ भाई मैं तो इसी काम के लिए पार्लियामेंट आया हूँ, मैं यहाँ रोटी खाने थोड़ा ही आया हूँ कि आराम करने आया हूँ, मैं तो आपके आवाज खाने के लिए आया हूँ। मैं कई लोगों को इस बात की भी नाराजगी होगी कि भाई मैं उनके घर नहीं पहुंच पाता शादी के कार्यक्रम में और कार्यक्रम में। भाई मैं ये समझता हूं कि हम वैचारिक आंदोलन चला रहे हैं। अभी मैं हमारे अलायंस के पार्टनर थे राजस्थान में हनुमान बेनीवाल जी, आप जानते हो नहीं जानते हो उनको? और मेरे पार्लियामेंट में साथ रहते हैं ना। अब मैं उनके बेटे के जन्मदिन में चला गया। जब मैं उनके बेटे के जन्मदिन में चला गया तो आगे भाई बड़े बड़े मंत्री लोग बैठे थे, तो हम तो पीछे जाके पीछे वाली सीट पे बैठे। ठीक है, मंत्री लोग बैठे, हम लोग पीछे बैठ जाएंगे। एक मंत्री जी उठ के आगे मुझसे वहीं आके गले मिले। अब हमारे लोग तो भोले वाले, इनको गुमराह करना आसान। अब कुछ लोग कहने लगे कि देखो साहब वो तो गले मिल रहे हैं। भाई हम तो गले, वो आके हमसे गले मिले। हम मानवता के विरोधी नहीं, कि मानवता के विरोधी हैं। कोई अगर हमसे आगे हाथ मिलाए गले मिले तो हम उससे मुंह फेर लें, हमारे दिल में नफरत नहीं। लेकिन यहाँ तो लोगों ने 4-4 बार मिलकर सरकार 3-3 बार बनाई है, हाथ मिला मिला के एक टेबल पर बैठ के फैसले किए हैं, और वही लोग दूसरे लोगों पर आज आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने मिलकर सरकार बनाई, सरकार चलाई, आज वो हमें बता रहे हैं किससे मिलना नहीं मिलना है। सच ये है कि मैं तो वास्तविकता में इस तरह के विवादों से बचना चाहता हूं, मैं तो जाने नहीं चाहता। मैंने आज भी एक साथी मेरे पास आगरा से आया कि भैया मेरी शादी, मैंने उनसे कहा कि भाई मैं किस दिन कोशिश करूंगा उधर से निकलते तुम्हारे घर आ जाऊंगा, क्योंकि जब मैं आपके यहाँ शादी में जाऊंगा तो आपको तो सब पार्टी के लोग जानते हैं, सब पार्टी के लोग आएंगे। कल कोई फोटो खिंचवाएगा, कल फिर कोई आवाज उठाएगा कि साहब वो तो फलाना पार्टी का आदमी उनके साथ खड़ा था। तो मैंने कहा मैं तो कोशिश करता हूं कि ज्यादा किसी की शादी ब्याह और उस तरह के आयोजन में ना जाए, और मैंने तय भी किया कि मैं इस तरह के आयोजन में नहीं जाया करूंगा जिससे कि हमारे लोगों की भावनाओं को पीड़ा ना, क्योंकि हमारे लोग तो भोले भाले लोग हैं बेचारे, उनको कुछ भी इस तरह की बातें कह के आप गुमराह कर सकते हैं। लेकिन सच ये है कि दुश्मन का काम है हमें गुमराह करना, और हमारा काम है गुमराहना। दुश्मन आपको ये थोड़ी कहेगा कि आपका नेता अच्छा है, कि भाई अगर ये कहेगा तो फिर आप उसको कहना है फिर आप भी हमारे साथ ही आ जाओ। समझे नहीं समझे?
मैं आपसे कह रहा था कि अत्याचार जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, आज आप देखते होंगे एक तो बाढ़ सी आई उत्तर प्रदेश में कि घोड़ी पे जो बैठे हुए लोग थे उनको रोकने की बाढ़ सी आई। ये घटना शामली में भी घटी, ये मेरठ में भी घटी, ये बुलंदशहर में भी घटी और इधर भी मथुरा और आसपास भी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। मैं समझता हूँ दुश्मन बड़ा चालाक है, वो सोचता है कि अगर ये लोग इसी काम में लगे रहेंगे तो अपने मुख्य काम को नहीं कर पाएंगे। जैसे गांव में कहावत है ना, किसी का बच्चा समझदार होता है तो जो उससे नाराज रहते हैं वो उसको इधर उधर की बातों में लगाने का काम करते हैं, गलत रास्तों, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई से ध्यान हटा लें। ये एक सोचा समझा खेल है कि हम अपने लोग क्या भला करें। देखो मैं अपनी बात करता हूं, अन्य अत्याचार समय बदलेगा, ताकत आपके हाथ में होगी, मैं आपको गारंटी दे के कहता हूं। गारंटी क्या दे रहा हूं वो सुन लो। किसी गरीब की तरफ आंख उठाने से पहले भी, चाहे वो गुंडा हो, बदमाश हो, माफिया हो, 1000 बार सोचा करेगा कि चंद्रशेखर आ जाएगा। समझे? समय बदलेगा। किसी को इतनी छूट नहीं होगी कि वो किसी की बेटी को, बेटे को, किसी गरीब परिवार को, किसान को। ये सरकार किसानों के हितैषी होने की बात करती। एक किसान भाई ने यहाँ आत्महत्या की, जल के आपने देखा नहीं? इसी सरकार में। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अन्य अत्याचार तब तक नहीं रुक सकता जब तक वो कुर्सी पे बैठे, तब तक अन्य अत्याचार कैसे रुक जाएगा? पुलिस उनकी, एडमिनिस्ट्रेशन उनका, सिर्फ पटवारी, सेक्रेटरी, एसडीएम, डीएम सब उनके, कमिश्नर, सीईओ सब उनके, एसएसपी उनके। तो आप पे अत्याचार कैसे रुकेगा? आप पे तब रुकेगा जिस दिन इन अधिकारी को पता लग गया कि हमें ट्रांसफर, पोस्टिंग, सस्पेंड और मुकदमा दर्ज करा के जेल को भेजने की हिम्मत अब चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के पास है। तभी अन्य अत्याचार अपने आप रुकता है। उसके लिए आपको और मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं, असलम भाई, हमारे सब साथी जब दिन रात मेहनत करेंगे, गांव में निकलेंगे और लोगों को समझाने का काम करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे, लोगों को भाईचारा बनाने का काम करेंगे, तब बहुजन समाज में एकजुटता आएगी। कुछ गलतियों को जब हम माफ करना सीखेंगे, छोटी छोटी बातों को, विवाद को हम लोग घर में निपटाना सीखेंगे, तब जाके कुछ चीजें अच्छी बनेगी। मैं आपको जितने साथी यहाँ पहुंचे, अब मैं आपसे, अब तक तो मैंने वो बात की जो मुझसे कहा गया था कि इस पे बात करनी, अब मैं आपसे वो बात करना चाहता हूँ जो मुझे करनी है। मैं उनको देख रहा हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस हाल में खुश हैं जो आज का वर्तमान का हाल है? गोविंद रजनी जो उधर बैठे, क्या खुश हो? जोर से बताओ, खुश हो? आपको क्या लगता है ये हालात कैसे बदलेंगे? बताओ। सरकार बदलने से हालात नहीं बदलेंगे। सरकार सिर्फ बदलने से हालात नहीं बदलेंगे। जब तक आप सरकार नहीं बनते तब तक बिल्कुल हालात नहीं बदलेंगे। मेरी बात को याद, ये जाए और कोई और आ जाए, ये खेल तो 75 साल से चल रहा है। इस खेल में आपका क्या भला हुआ? आप अपने घर में जाके अपनी दीवारों से पूछना, तब आपको पता लगेगा। आप बाजार निकलते होंगे मेरे प्यारे साथियों, जिनकी शादियां घर में बच्चे हैं, जब आप घर से निकलते होंगे आपका बच्चा कहता होगा कि आज पिताजी मेरे लिए सामान लेके आना, आप उसको खुश करने के लिए कहते होंगे कि हाँ मैं लेके आऊंगा। लेकिन जब आप बाजार में जाकर उसकी कीमत आसमान छूती देखते होंगे तो आप पे सिर्फ अपने जज्बात को समझाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता होगा। और जब आप वापसी में आते होंगे तो कोई छोटा मोटा सामान अपने बच्चे को बहलाने के लिए कब तक बहलाते जाते रहोगे? ये फैसला आपको करना है। ये लोकतंत्र है, जिसका वोट होगा उसका राज होगा। और वोट जिसके पास है, अगर उसने मेहनत से काम किया तो पहले भी इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी सरकारों को धूल चटाई गई है। मैं मुजफ्फरनगर के लोगों का धन्यवाद दूंगा। इस बार उपचुनाव में उन्होंने हमारी भरपूर मदद की, जी जान लगाया। मैं एक साथी का, यहां हमारे कर्नल साहब बैठे हुए हैं, मैं एक साथी का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वहां मेहनत की। लेकिन रिजल्ट क्या कहता है आपने समझा? रिजल्ट ये कहता है कि अभी हमारे काम में कुछ कमी है।
हमें पहले से ज्यादा काम करना। अगर हम चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर में हमारी बात को सुना जाए, मुजफ्फरनगर में जुल्म जाती ना, मुजफ्फरनगर के लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिले, तो मुजफ्फरनगर के लोगों को कमर कसनी पड़ेगी, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको घर से निकलना पड़ेगा। देखो मैं सोचता हूं कभी कभी कि नारे तो बाबा साहब के बहुत लगाते हैं, मानव काशीराम साहब के बहुत लगाते हैं, फूले साहब के लगाते हैं, साहू जी महाराज के लगाते हैं, लेकिन गौर से इस बात पे, मेरी इस बात पे गौर करो। 8 घंटे की मेहनत मजदूरी करके 400, 450, 500 रुपए मिलते हैं। इतनी है दिहाड़ी सजा तो नहीं बदली। कई जगह पे 150, 180 रुपए, 200 रुपए भी मिलते हैं। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, मुझे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कई जगह ऐसे हैं जहां अभी भी महिलाएं काम करने जाती हैं तो इतने पैसे मिलते हैं। कोल्हू पे, भट्टों पे इतने पैसे मिलते हैं। 8 घंटे मेहनत करना पेट पालने के लिए, ये हमारे लोग कर लेते हैं, कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं। बड़ा तबका इस समाज में, जो बहुजन समाज है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान में जो बड़ा तबका है, वो बड़े पैमाने में मजदूरी करता है। ठीक है, 8 घंटे मजदूरी कर सकते हो, लेकिन राजकाज लाने के लिए 2 घंटे जो है राजनीतिक काम नहीं कर सकते। फावड़ा चला सकते हो, हथौड़ा चला सकते हो, भट्टी के पास काम कर सकते हो, लकड़ी काट सकते हो, पसीना बहा सकते हो, और दुश्मन ने ऐसा गुमराह किया है, कहते हैं राजनीति बहुत बुरा काम है, ये मत करो, और वो अपने आप राजनीति के शीर्ष पर बैठ के सारी चीजों का आनंद ले रहे हैं। आप ये बताओ, पढ़े लिखे बच्चे तो आज भी है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि रोजगार देने का काम सरकार का है, और सरकार इतनी निकम्मी है उत्तर प्रदेश में कि वो रोजगार देना नहीं चाहती। जब तक सरकार भर्ती नहीं निकालेगी और भर्ती निकाल के उसमें आरक्षण के फॉर्मूले को सही तरह लागू नहीं करेगी, और उसके बाद भी जब भर्ती आएगी उसमें ईमानदारी से पेपर नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा, ईमानदार से पेपर होगा, और तब तक रिजल्ट जब तक सही नहीं आएगा, तब तक कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा? ये रोजगार देने की ताकत किसके पास है? सरकार के। आप क्या हो? आप क्या हो? आप बनाने वाले हो, लेकिन आप सरकार नहीं हो। अच्छे हॉस्पिटल कहां बनेंगे, ये सरकार तय करती है। अच्छे स्कूल कहां बनेंगे, ये सरकार तय करती है। अच्छे रोड कहां बनेंगे, ये सरकार तय करती है। अच्छी यूनिवर्सिटियां कहां बनेगी, ये सरकार तय करती है। किनको रोजगार मिलेगा, ये सरकार तय करती है। किनको ठेके मिलेंगे, ये सरकार तय करती है। किन क्षेत्रों में काम होगा, हवाई अड्डा कहां बनेगा, रेलवे स्टेशन कहां बनेगा, रेलवे लाइन कहां से जाएगी, 4 लाइन हाईवे कहां से बनेगा, सब सरकार तय करती है। आप तय करते हो क्या? तो आप हो गया, भीड़ के अलावा क्या हो? महसूस तो करके देखो, ये कैसा लोकतंत्र है कि लाखों लोगों की आवाज को, उनकी मांग को कोई सुनना नहीं चाहता। चंद लोग बैठ के जो फैसला कर लेते वही हो जाता। इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पहले आपको मजबूत होना पड़ेगा, और वो मजबूती तब होगी जब हमारा सामान्य कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी अपने आप को मेरी तरह, अपना हमारा जो नेता है वो भी अपने आप को मेरी तरह कार्यकर्ता मान के, और जो भी काम उसको जहां मिल जाए उस काम को करे, और पार्टी द्वारा जो काम दिया जाए उस काम को करे। ऐसे नहीं चलेगा कि यहां बैठ के वीडियो कॉल करके और तमाशा करके जो है आप सोचते हो कि आपकी बात आगे बढ़ जाएगी। इस तरह के बात तो फिर जब कल आप पे जुल्म होगा, फिर आपको जुल्म सहना ही पड़ेगा, फिर रोना चिल्लाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। समाज तो आपकी तरफ देखता है कि ये जो नीला पटका पहन के बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम साहब की तस्वीर गले में डाल के घूम रहे हैं, ये कल हमारा भला करेंगे, लेकिन उनको क्या पता है कि अभी तो ये अपना भला करने के लिए तैयार नहीं हुए। किसी को प्रधान बनना है, किसी को जिला पंचायत बनना है, किसी को विधायक बनना है, किसी को सांसद बनना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को राज्यसभा जाना है, किसी को विधान परिषद जाना है। लेकिन इसको बनाने के लिए, वहां पहुंचने के लिए दल को भी तो मजबूत करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बिना दल के मजबूत हुए कैसे बन जाओगे?
जब तक दल मजबूत नहीं होगा, दल तब मजबूत होगा जब हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को अदा करेगा, जो पदाधिकारी वो अपनी जिम्मेदारी को अदा करेगा। जब तक आप ये काम नहीं करोगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। मैं शामली के लोगों से इस बार पिछली बार निराश था कि उन्होंने मेरी झोली में कुछ नहीं डाला था। जब जिला पंचायत का चुनाव आया तो उन्होंने झोली बिल्कुल खाली रखी। हालांकि मुजफ्फरनगर के लोगों ने तो पिछली बार जिला पंचायत में भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया। मैं सहारनपुर के साथियों से निराश कभी हो नहीं सकता, क्योंकि सहारनपुर के साथियों ने तो हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखा है। लेकिन इस बार मैं सहारनपुर के साथियों से भी बहुत सारी उम्मीद लेके आया कि सहारनपुर के साथी इस बार मेहनत करके समाज को तैयार करके इस बार सबसे ज्यादा शक्ति सहारनपुर में बनाने का काम करेंगे। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोट है, वो जो ऊपर खड़े हैं उनको भी कह रहा हूं, जो वोट है ग्रामीण क्षेत्रों में वो बहुजन समाज का है। और जो बहुजन समाज है, आज अगर उनकी लड़ाई कोई ईमानदार से लड़ रहा है, वो आजाद समाज पार्टी लड़ रही है। इस बात को, संदेश को लेकर जब तक आप लोगों तक नहीं जाओगे तब तक आपकी बात आगे नहीं बढ़ेगी। उनको वोट लेके धोखा देने वाले तो बहुत है। जैसे अभी नीतीश जी ने धोखा दिया, नायडू जी ने धोखा दिया और चिराग पासवान जी ने धोखा दिया। उनकी वोट लेके धोखा देने वाले तो बहुत है, लेकिन उनकी वोट मिले ना मिले, उनकी लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई दल है उत्तर प्रदेश में या देश में तो वो आजाद समाज पार्टी काशीराम है। ये विशेष बाबा है। प्यारे साथियों, मैं आपसे कहना चाहता, अगर आप स्वाभिमान को समझते हैं, प्रदेश के हालात बदले तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप तैयार नहीं होंगे, आप मेहनती नहीं बनेंगे, आप संघर्ष के लिए तैयार नहीं होंगे, आप घर से नहीं निकलेंगे, आप मन मुटाव छोड़ के संगठित होकर शक्ति बनकर काम नहीं करोगे, आप एक दिशा में काम नहीं करोगे, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब तक हम पद का ख्याल रखे, जब तक हम अपने नाम का, कुर्सी का ख्याल रखे, जब तक हम इधर उधर की बातों में अपना समय वेस्ट करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या कंट्रोवर्सी करने के लिए, फोटो बनने की लड़ाई लड़ते रहेंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं हो सकता। जब तक आपके अंदर समर्पण पैदा नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। जब हम समर्पित होकर काम करेंगे, गांव में जाएंगे, भाईचारा बनाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, उनकी समस्याओं के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, तो वो समाज फिर हमारे साथ भी खड़ा होगा। मैं पीछे बैठे अपने तमाम नेताओं को, मैं जैसे हमारे यहाँ साइकिल यात्रा भी निकाली गई, साइकिल यात्रा निकाल के राजन भाई उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको बधाई देता हूं। ऐसी यात्राएं आपको अपने अपने जिलों में भी निकालनी चाहिए। यह जो यात्रा निकालने के लिए कोई नौजवान आपके जिले में मेहनत करके आगे निकल गया तो उसका साथ देना चाहिए, सहयोग करना, क्योंकि वो आप ही का काम कर रहा है, वो आपके ही काम को आगे बढ़ा रहा है। कोई 4 घंटे समय दे रहा है, कोई 6 घंटे दे रहा है, कोई 10 घंटे दे रहा है, कोई 20 घंटे दे रहा है, तो जो जितना समय दे रहा है मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन जिनके पास समय है और जो हालात से वाकिफ है उनको ज्यादा काम करना चाहिए, वरना वो दिन भी दूर नहीं कि सांस लेने के लिए भी इस देश में, इस प्रदेश में परमिशन की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात को याद रखना। मैं एक अच्छा उदाहरण आपको आज का देता हूं। अभी मेरे घर पे जैसे मैं निकल रहा था तो हमारे हरोड़ा के साथी आए, कागज लेके साहब परमिशन की मेरी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की। आपको याद है जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती की छुट्टी नहीं दी ना? नहीं दी ना? आपको याद है? नहीं याद है? जब मैंने पार्लियामेंट से आवाज उठा के लड़ के पार्लियामेंट के बाहर धरने में बैठ के जब मैंने सरकार को मजबूर किया, तब 11 तारीख को 6:30 बजे अवकाश घोषित करना पड़ा। ये उन लोगों के लिए, मेरा जो है उन लोगों के लिए ये संदेश है जो लोग कहते थे कि अकेला चंद्रशेखर क्या करके दिखाएगा। उन लोगों को मेरा संदेश है कि अकेले चंद्रशेखर ने पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और अन्य कई प्रदेशों में जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर अवकाश घोषित करवाने के लिए सरकार को मजबूर किया। वरना बताओ, सरकार अगर आपकी इतनी देती होती तो 10 दिन पहले अवकाश घोषित करती नहीं करती? बताओ, आप बताओ, किसी को नई परमिशन दी क्या शोभा यात्रा की? पूरे जिले में किसी को दियो? हमारे साथी धरने पर भी बैठे थे। ये सरकार बातें तो सबकी करती है लेकिन सम्मान सबको बराबर का नहीं देती। किसी को भी नई परमिशन नहीं दी। अब इन्होंने मेरे लेटर के बाद
14 अप्रैल को भी अवकाश घोषित किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती जो 11 अप्रैल को, उसको भी जो है अवकाश घोषित करे, कि हमारे लोगों को जानने का मौका मिले कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हमारे जो हैं पूर्वज थे, हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके जो है उनके रास्ते में चलने वाले लोग हैं, उनको जानने समझने का मौका मिले। और अगर अवकाश नहीं कर पाने में असमर्थ है तो स्कूलों में उनके विचारों का प्रचार प्रसार कराए, तब हम मानेंगे कि सरकार जो है बहुजन महापुरुषों का सम्मान करती है। 14 अप्रैल में भी कोई नई परमिशन नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये पूरी सरकार बाबा साहब की बात तो करती है, लेकिन बाबा साहब के विचारों के सबसे बड़ी विद्रोह यही सरकार है। हमें इस सरकार से सावधान रह के अपना काम करना। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये हम सबके सामूहिक लड़ाई है। और जब सामूहिक लड़ाई होती है तो किसी को कम, किसी को ज्यादा काम करने का अवसर मिलता है, लेकिन जिसको जितना काम करने का अवसर मिला, आगे आने वाले समय में हम लोग जिला स्तर पे भी, विधानसभा स्तर में भी समीक्षा कराएंगे। मैं खुद आगे समीक्षा लूंगा। इसलिए जो लोग पदों पर हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो अपनी कमेटियों को दुरुस्त करें। वही आदमी आगे बढ़ेगा, वही दल आगे बढ़ेगा, वो चाहे हमारा हो या दूसरा कोई दल हो, जिसका बूथ मजबूत होगा, जिसके बूथ पे मजबूत जो है संगठन का निर्माण होगा, जिसका सेक्टर मजबूत होगा, जिसकी विधानसभा मजबूत होगी, जिसका जिला मजबूत होगा, जिसकी भाईचारा कमेटियां मजबूत होंगी, जिसके जिले के अनुसांगिक संगठन जो है, अनुसांगिक संगठन जिसके वो मजबूत होंगे। भाईचारा कमेटी बन गई है, जिनकी भाईचारा कमेटी में ड्यूटी लगी है, उनको ज्यादा के काम करना चाहिए। और विधानसभा के लोगों को अपनी अपनी विधानसभा में बूथ पे जाके काम करना चाहिए, बूथ पे जाके मीटिंग करनी चाहिए, सेक्टर की मीटिंग करनी चाहिए, विधानसभा की मीटिंग करनी चाहिए। जब तक आप ये काम नहीं करोगे तब तक दल मजबूत नहीं होगा, और जब तक दल मजबूत नहीं होगा तब तक आपके हाथ ऐसे ही फैले रहेंगे, तब तक आप देने वाले हाथ आपके ऐसे नहीं बन सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नारा तो बहुत लगाते हो और गानों पे उत्साह भी बहुत करते हो, लेकिन राजनीतिक शक्ति सिर्फ नारा लगाने से, उत्साह करने से तो नहीं। अगर नाचने से राजकाज आया करता तो देश में नाचने वाले जो लोग हैं उनका राज आ जाता, आ जाता नहीं आ जाता। सिर्फ नाचने से राज नहीं आएगा, अगर राज लाना है तो फिर काज करने पड़ेंगे। और काज जो है, शादी ब्याह में कितने लोग नाचते हैं, देखे नहीं देखे आपने? तो क्या उनका राज आ जाता है? क्या राज आएगा? काम करने से, मजबूत संगठन बनाने से, अपनी जिम्मेदारी उठाने से। और बताओ सहारनपुर के साथियों, पहले बताओ इस बार संख्या बढ़ा दोगे नहीं बढ़ा दोगे? ईमानदारी से बताओ, बढ़ा दोगे नहीं बढ़ा दोगे? और ये मुजफ्फरनगर वाले इस बार बढ़ा दोगे नहीं बढ़ा दोगे संख्या? इस बार तो मजबूत सिपाही भी आ गए, वहां कर दोगे नहीं कर दोगे बात मजबूत? और शामली वाले आगे जो पीछे बैठे हैं, और बताओ शामली कमजोर छोड़ोगे या ताकतवर बनाओगे? और अगर ताकतवर नहीं बनाओगे तो फिर आप मेरे पास आके कहोगे